हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर 2 होगा। लेक्चर 2 का आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडे का प्रयोग। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। ऑस्टर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ किया था कि जब हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था। फैराडे जो ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट है उसी से प्रेरित होकर फैराडे ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। फैराडे के दिमाग में विचार आया कि जब ऑस्टर्ड करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, इन्होंने इस पर अपना काम शुरू कर दिया। इन्होंने एक सर्किट लिया, एक परपथ बनाया, कुंडली ली और मैग्नेट ली और उनसे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब इन्हें इस एक्सपेरिमेंट में कोई सफलता नहीं मिली, जब इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड से करंट को उत्पन्न नहीं कर पाई, इसके बाद इन्हें गुस्सा आया। उन्होंने सारी मैग्नेट को उठाकर उस सर्किट में मार दिया। जैसे ही सर्किट में मैग्नेट के लिए मारा वैसे ही सर्किट में एकदम से विक्षेप आ गया। मतलब सर्किट में जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, जो धारामापी लगा हुआ था, उस धारामापी में एक विक्षेप आ गया। और किसी धारामापी में विक्षेप तभी आता है जब उस सर्किट में, जिस सर्किट में वो धारामापी लगा होता है, उस सर्किट में कोई करंट फ्लो होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेट फेंकने से, या मैग्नेट जब जाकर उस सर्किट में जाके टकराई तो उस सर्किट में करंट फ्लो होने लगा, और यही वो करना चाह रहे थे। तो इसके बाद इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए विधिवत रूप से किया। इसमें इन्होंने क्या किया, एक कुंडली ली। एक यहाँ पर हम डायग्राम में कुंडली शो करेंगे। देखिए, एक इन्होंने ये कुंडली ली, ये कॉइल है, और कॉइल के नीचे इन्होंने यहाँ पर एक इसके साथ में गैल्वेनोमीटर के लिए अटैच किया। ये एक धारामापी लगा दी, ये धारामापी है जी, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर जी है और ये कॉइल है। सबसे पहले ये जो मैग्नेट इन्होंने ली थी, इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के लिए, ये मैग्नेट जो है इसके नॉर्थ पोल के लिए कॉइल के पास में ये लेकर आए। ये इसका नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के लिए ये कॉइल के पास लेकर गए। इस तरीके से ये आपका कोई कॉइल या सर्किट है, और नॉर्थ पोल को मैग्नेट के पास, जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है उसके लिए इस कॉइल के इस तरीके से पास लेकर गए। जब ये कॉइल के पास लेकर गए तो इन्होंने ये देखा कि जो कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच है, इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ गया। मतलब जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो एक दिशा में विक्षेपित हो गई। इस तरीके से इधर कोई एक विक्षेप इन्हें मिल गया। ठीक है, और किसी गैल्वेनोमीटर में विक्षेप तभी आता है जब उस सर्किट में करंट फ्लो होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट। ठीक है, एक करंट फ्लो होना शुरू हो गई। अब हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए यहाँ पर शो कर देंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपको पता है किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने यहाँ पर शो कर। क्लियर हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या काम किया, कॉइल आपकी वही है, एक ही कॉइल है और एक ही मैग्नेट है। एक मैग्नेट लिए इन्होंने और एक कॉइल लिया, एक कुंडली या परिपथ एक ही बात है। जो बंद परिपथ होता है वो उसे हम कॉइल भी कह देते हैं। एक कॉइल ये ले ली, और इस बार ये जो हमारा इसका नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, उस नॉर्थ पोल के लिए दूर लेकर गए। ये नॉर्थ पोल है और इसका ये साउथ पोल है। इस बार ये नॉर्थ पोल के लिए दूर लेकर गए। इस तरीके से ये, चाहो तो यहाँ पर आप बेग दिखा सकते हैं, बी बेग से ये जो है हम इसे मूव करा रहे हैं। और यहाँ पर आपके लिए वही एक गैल्वेनोमीटर लगाना है, धारामापी लगा देना है जी। ठीक है, ये धारामापी जी है। जब ये नॉर्थ पोल के लिए पहली बार नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेकर आए तब इसमें विक्षेप मिला धारामापी में। दूसरी बार ये नॉर्थ पोल के लिए, मतलब जो हमारी मैग्नेट थी उसके लिए पीछे लेकर गए। पीछे इन्होंने कॉइल से हटाया, और पीछे हटाने पर क्या देखा इन्होंने कि जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, विक्षेप इसमें इस बार भी आया, लेकिन इस बार जो विक्षेप था वो पहले वाले विक्षेप के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। जो सुई थी
वो पहले की विपरीत दिशा में विक्षेपित हुई। इसका मतलब सर्किट के अंदर जो कॉइल जो कुंडली हमारी उसके अंदर करंट तो इस बार भी फ्लो हुआ, लेकिन करंट की जो डायरेक्शन है वो उलट गई। ठीक है, इस बार करंट की डायरेक्शन उलट गई। हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए शो करेंगे यहाँ पर, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो करेंगे उनकी संख्या कुछ कम कर देंगे पहले की अपेक्षा। कम इसलिए कर देंगे क्योंकि जब हम किसी भी मैग्नेट के लिए कॉइल से दूर लेकर जाते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कम होता है, और कम होने का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपको पहले से कम दिखानी है। जैसे हमने यहाँ पर पास लेकर आ रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, तो वहां पर ही हमने 1 2 3 4 5 लाइंस दिखाई हैं और यहाँ पर हमने 3 लाइन दिखाई। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या काम किया, एक बार नॉर्थ पोल के लिए कॉइल के पास लेकर गए तो जो धारामापी की सुई थी वो एक और विक्षेपित हुई। दूसरी बार कॉइल के नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेट के नॉर्थ पोल के लिए कॉइल से दूर लेकर गए। इस बार धारामापी की सुई पहले के अपोजिट विक्षेपित। सेम यही प्रोसेस आप लोगों के लिए करना है। एक बार साउथ पोल के लिए कॉइल के पास लेकर आएंगे और एक बार नॉर्थ पोल जो हमारा साउथ पोल है इसके लिए कॉइल से दूर लेकर जाएंगे। तो दोनों बार आपको बिल्कुल सेम यही स्थितियां मिलेंगी, बस रिजल्ट पहले के अपोजिट हो जाएंगे। जब आप साउथ पोल के लिए इस कॉइल के पास लेकर जाएंगे, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन जो है वो पहले के अपोजिट आएगा। इसका एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये सेकंड 2 इसकी कंडीशन ये हो गई। थर्ड बार हम क्या काम करेंगे, साउथ पोल के लिए पास लेकर जाएंगे। ठीक, थर्ड ये हमारी कॉइल है, यहाँ पर आपको एक गैल्वेनोमीटर लगाना है। गैल्वेनोमीटर लग गया ये जी, ठीक है। और इस बार हम मैग्नेट के साउथ पोल के लिए, ये साउथ पोल है मैग्नेट का S और N, साउथ पोल के लिए कॉइल के पास लेकर गए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर से आपको ज्यादा दिखानी है, बड़े नहीं, लेकिन इस बार एक काम होगा, वो ये होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपको अंदर की ओर दिखानी है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा मैग्नेट के साउथ पोल में एंटर करती है। ठीक है, और जो विक्षेप है वो जस्ट जो पहली कंडीशन थी पास, जब हम नॉर्थ पोल को पास लेकर गए थे तो आपको ध्यान होगा सुई आपकी इधर विक्षेपित हुई थी, लेकिन इस बार सुई आपकी इधर विक्षेपित होगी, और जब इधर सुई विक्षेपित होगी तो करंट की ये डायरेक्शन इसमें शो। क्लियर हो गया। तो जब साउथ पोल के लिए पास लेकर जाते हैं तब भी विक्षेप आता है। अब हम एक बार क्या काम करेंगे, साउथ पोल के लिए इस कॉइल से दूर लेकर चलेंगे। एक बार साउथ पोल के लिए हम इस कॉइल से दूर लेकर चलेंगे। ये कॉइल है, इसके साथ आपको एक गैल्वेनोमीटर लगा देना है जी, ठीक है। ये थर्ड कंडीशन है और ये इसकी फोर्थ कंडीशन है। और इस बार आप साउथ पोल के लिए मैग्नेट से दूर लेकर जाए। जब आप दूर लेकर गए तो विक्षेप जो पहली बार आया था नॉर्थ को दूर ले जाने में, उसका जस्ट हमें अपोजिट मिलता है। मींस विक्षेप हमें इधर मिलता है, और विक्षेप इधर मिलने पर ये करंट की डायरेक्शन हमने इस तरीके से शो कर दी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस बार भी कम होंगी, क्योंकि हम कॉइल से मैग्नेट को दूर लेकर जा रहे हैं और अंदर की ओर एंट्री दिखाएंगे, क्योंकि ये साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही। ठीक है, एक इन्होंने और स्थिति दी। वो स्थिति क्या है कि इन्होंने जो मैग्नेट ली, जो एक कॉइल थी हमारी, ये कॉइल है, और इसके साथ में आप लोगों को एक गैल्वेनोमीटर तो लगा ही देना है। एक गैल्वेनोमीटर इसमें लग गया जी, और इधर मैग्नेट इस बार इन्होंने स्थिर रख दी। स्थिर मैग्नेट, ये नॉर्थ या साउथ पोल कोई भी ले लीजिए, ये मैग्नेट इन्होंने स्थिर रख दी, B0 है। मीन्स मैग्नेट और कॉइल के बीच में कोई इन्होंने मोशन नहीं कराया, गति नहीं कराया। इस बार इन्होंने ये देखा कि जो गैल्वेनोमीटर की सुई थी उसमें कोई विक्षेप नहीं आया, वो सुई बिल्कुल सीधी रही, अर्थात इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से ये निष्कर्ष निकलता है कि जब हम किसी भी मैग्नेट को किसी भी कॉइल के पास लेकर आते हैं या फिर कॉइल से दूर लेकर जाते हैं,
या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मैग्नेट को स्थिर कर दें, कॉइल को गति कराएं, मतलब दोनों में से किसी एक को आप गति करा सकते हैं। या तो कॉइल को स्थिर रखिए, मैग्नेट को पास लेकर आइए और मैग्नेट को दूर लेकर जाइए। या फिर आप लोग क्या काम करें, मैग्नेट को स्थिर कर दें, कॉइल को पास लेकर आए और कॉइल को दूर लेकर जाए। दोनों में से किसी के लिए भी गति करा सकते हैं। तो फाइनली इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जब हम किसी कुंडली और चुंबक के बीच में गति कराते हैं तो उस कुंडली में एक धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, अर्थात फैराडे ने अपने प्रयोग द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि हम जब चुंबक और कुंडली के बीच में गति कराते हैं तो वहां एक वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, सर्किट में एक वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र है उससे हम विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इसी से रिलेटेड टॉपिक है जो चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसके लिए पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। अभी फैराडे का एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ लिया कि जब हम किसी कॉइल और मैग्नेट के बीच में सापेक्ष गति कराते हैं तो उस कॉइल में एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब कॉइल क्या होता है, एक बंद परिपथ होता है। अगर मान लीजिए बंद परिपथ नहीं है, कोई ऐसा सर्किट है जो ओपन सर्किट है, तो ऐसी कंडीशन में उसमें धारा उत्पन्न नहीं होती, केवल विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो यही जो हमारा फैराडे एक्सपेरिमेंट है, इसी से विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा बन जाती है कि जब हम किसी परिपथ और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति कराते हैं तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और अगर वो परिपथ एक बंद कुंडली है तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ में आ गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? जब किसी परिपथ और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति होती है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और अगर परिपथ एक बंद कुंडली है या बंद है तो उसमें एक विद्युत धारा भी उत्पन्न हो जाती है। जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है, और जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। और ये जो पूरी हमारी घटना है, इसी घटना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है फैराडे के नियम। फैराडे के नियम, ठीक है। फैराडे के नियम हमें पढ़ने हैं। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना या जो फैराडे का एक्सपेरिमेंट है, उसी एक्सपेरिमेंट से फैराडे के दो नियम दिए गए। फर्स्ट जो नियम है, फैराडे के दो नियम हैं। पहला नियम, फर्स्ट पहला नियम, पहले नियम के लिए न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, न्यूमैन का नियम। ये जो दोनों नियम है फैराडे के, ये दोनों नियम फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट था उसी से निकाल कर ये दो नियम बनाए गए हैं। तो देखिए, आप लोगों ने फैराडे एक्सपेरिमेंट में पढ़ ही लिया है कि जब हम किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, देखिए यहाँ परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कहाँ से आया? जब हम किसी कुंडली और मैग्नेट के बीच में सापेक्ष गति कराते हैं। तो सापेक्ष गति में क्या होता है, एक बार आप लोगों ने देखा था कि जब हम मैग्नेट को कुंडली के पास लेकर गए थे तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ था, और जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, क्योंकि लेक्चर फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ा है फाई बराबर होता है बी ए। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो सीधे सीधे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। तो वहाँ आप लोगों ने देखा कि जब हम किसी कॉइल के लिए किसी मैग्नेट के लिए कॉइल के पास लेकर आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, और जब हम किसी मैग्नेट के लिए कॉइल से दूर लेकर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर डिक्रीज होता है। और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज होने से सीधे सीधे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अर्थात जब किसी परिपथ और मैग्नेट के बीच में सापेक्ष गति होती है
तो उस परिपथ से लिंक या रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होता है, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होने से उस परिपथ या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था। और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो उसमें उस परिपथ से लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसके परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये फैराडे का पहला नियम। समझ में आ गया फैराडे का पहला नियम क्या है? जब किसी परिपथ और मैग्नेट के बीच में सापेक्ष गति होती है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। या फिर जब किसी परिपथ से, ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी परिपथ से बद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अगर dt समय में फ्लक्स में परिवर्तन d फाई b हो रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर हो जाएगा माइनस d फाई b बटे dt। क्लियर हो गया? हम इसके लिए इस तरीके से भी डेल्टा फाई b अपॉन डेल्टा t भी लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई b अपॉन डेल्टा t भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर डेल्टा t समय में फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई b हो तो E बराबर माइनस डेल्टा फाई b अपॉन डेल्टा t हो जाएगा। ये डिफरेंशियल फॉर्म में हो गया। क्लियर हो गया? ये हमारा फैराडे का पहला नियम हो गया। ऐसे में न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। माइनस साइन क्यों आया? माइनस यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए, माइनस यहाँ पर ये प्रदर्शित कर रहा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल ये चाहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि यहाँ ऋण चिन्ह या माइनस साइन ये प्रदर्शित करता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। तो अब ये तो तब है जब उस परिपथ या कुंडली में फेरों की संख्या नहीं है, मतलब एक सिंगल टर्न लगा हुआ है, तार का केवल एक ही फेरा है। अगर परिपथ में, यदि परिपथ या कुंडली एक ही बात है, जो बंद परिपथ होता है उसे हम कुंडली भी कह देते हैं। परिपथ या कुंडली में कैपिटल एन फेरे, परिपथ या कुंडली में कैपिटल एन अगर फेरे दे रखे हैं तब E बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेल्टा फाई b अपॉन डेल्टा। ठीक है, केवल एन का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फैराडे का पहला नियम हो गया। इसके बाद आता है दूसरा नियम। दूसरा नियम, जो दूसरा नियम है उसके लिए हम लेंज का नियम भी कहते हैं। लेंज का नियम, जैसे पहले नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, ऐसे दूसरे नियम के लेंज का नियम भी कहते हैं, जो फैराडे का दूसरा नियम है। दूसरा नियम ये कहता है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल आप लोग पढ़ ही चुके हैं, और जो प्रेरित धारा होती है उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि हमेशा वो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है,
तो ये हमारा लेंज का नियम हो गया, फैराडे का दूसरा नियम। क्लियर हो गया? तो ये थे हमारे फैराडे के दोनों नियम। चलिए अब हम लेंज के नियम की व्याख्या करते हैं। लेंज का नियम आप लोगों ने पढ़ ही लिया कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है वह जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। अब वो किस तरीके से विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न होती है, अब हम इसकी व्याख्या करेंगे, इसे प्रूफ करेंगे। और इसी से क्वेश्चन इसी में आता है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। जो लेंज का नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। कैसे व्यक्त करता है? इन दोनों क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो एक ही साथ होंगे, ठीक है, एक से ही दोनों क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। एक हमने कोई कॉइल ले ली, एक कुंडली ले ली है, और इस कुंडली में हमने एक लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ये धारामापी जी लगा दिया, ठीक है। और यहाँ कुंडली में टर्न्स इस तरीके से हम फेरे जो है वो शो करेंगे। हमने यहाँ पर टर्न्स दिखा दिए, फेरे यहाँ पर हमने दिखा दिए। और एक बार हम क्या काम करेंगे, एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल के लिए, एन पोल है, एस पोल है, नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेट के पास लेकर आएंगे। जैसे ही हम इसके नॉर्थ पोल के लिए, इसके नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेट के नॉर्थ पोल के लिए इस कुंडली के पास लेकर आते हैं, वैसे ही जो धारा मापी की सुई है वो विक्षेपित हो जाती है। ये आप लोग फैराडे एक्सपेरिमेंट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसमें जो करंट होती है, जो करंट की डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है। और जब करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो यहां से जब आप सामने से फ्रंट फेस को देखेंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये जो हमारा फ्रंट फेस बनेगा, ठीक है। यहां करंट जो है वो आपकी फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी आप लोग पढ़ चुके हैं, ये बता चुके हैं, पोलैरिटी याद करना। जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो होती है तो वो फेस साउथ, मैग्नेट के साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होती है तो वो फेस आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो वो जो है फेस हमारा एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ये हमारा इसका इस तरीके से, ठीक, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो यहां पर देखिए जो करंट फ्लो हो रही है, आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी तो जब हम फ्रंट फेस को देखेंगे तो इस कॉइल का जो फ्रंट फेस है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। यहां पर हम क्या बना देंगे, एन बना देंगे, ठीक है, वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। इसके बाद हम क्या काम करते हैं, एक बार नॉर्थ पोल के लिए कॉइल से दूर लेकर जाते हैं। कॉइल वही आपको बनानी है सेम, ये कॉइल है, और एक यहां पर हम गैल्वेनोमीटर लगा देंगे जी। और इस बार हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल के लिए कॉइल से दूर लेकर गए। जब नॉर्थ पोल के लिए कॉइल से दूर लेकर गए तो जो विक्षेप पहली कंडीशन में आया था, इस बार विक्षेप पहले के जस्ट अपोजिट आया। और पहले के जस्ट अपोजिट विक्षेप आने का मतलब है कि करंट पहले के अपोजिट फ्लो हुई, और अपोजिट फ्लो होने का मतलब है करंट क्लॉकवाइज फ्लो हुई। और जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो होती है तो आपको पता है कि फ्रंट फेस साउथ पोल की तरह भी है करता है। सेम यही एक्सपेरिमेंट रहेगा। एक बार आप नॉर्थ के लिए पास लेकर गए, एक बार नॉर्थ को दूर लेकर गए। अब इसी के लिए फिर रिपीट करेंगे। एक बार हम क्या काम करेंगे, साउथ पोल के लिए, वही हमारी कॉइल है, एक बार हम साउथ पोल के लिए, मैग्नेट के साउथ पोल के लिए पास लेकर आएंगे। उलट दी हमने मैग्नेट, जो मैग्नेट ऐसे रखी हुई, तब इसके लिए इस तरीके से कर दिया। साउथ पोल के लिए जब हम पास लेकर आते हैं तो जो विक्षेप होता है, ठीक है, जो धारामापी में विक्षेप होता है वो नॉर्थ पोल वाले विक्षेप का जस्ट अपोजिट आता है। मींस विक्षेप जो आपका इस वाले विक्षेप का अपोजिट इधर जाएगा, और जब विक्षेप अपोजिट होगा तो करंट भी अपोजिट हो जाएगी, और ये करंट चली जाएगी आपकी क्लॉकवाइज। और जब करंट क्लॉकवाइज जाती है तो फ्रंट फेस हमें पता है एज ए साउथ पोल बिहेव करता है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। अब हम एक बार क्या काम करेंगे, मैग्नेट के लिए, एक बार मैग्नेट के
साउथ पोल के लिए दूर लेकर जाएंगे। मैग्नेट बिल्कुल वही है, ये S और ये N हो गया, साउथ पोल को हम दूर लेकर गए। जब हम साउथ पोल को दूर लेकर जाते हैं तो विक्षेप इसका जस्ट अपोजिट होगा। अपोजिट होने का मतलब है कि वो विक्षेप आपका इधर हो जाएगा, ठीक है, ये विक्षेप आपका इधर हो जाएगा, और जब विक्षेप इधर होगा तो करंट भी इसकी अपोजिट हो जाएगी। करंट इस बार हमारी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी, और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होती है तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। एक बार हम क्या काम करेंगे, इस मैग्नेट के लिए कॉइल के से कुछ दूरी पर स्थिर रख देंगे, और जब स्थिर रखते हैं वेलोसिटी इसकी 0 रहती है, कोई इसमें मोशन नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर कोई भी विक्षेप नहीं आता है, धारा बिल्कुल फ्लो नहीं होती है। अब आप लोग यहां पर देखिए, ध्यान देने की चीज यहां पर यह है कि जब हम नॉर्थ पोल को पास लेकर आए तो कुंडली का फ्रंट फेस, जो सामने वाला फेस है, वो नॉर्थ पोल बन गया, और नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में हमेशा दो मैग्नेट के जब आप एक जैसे पोल को पास पास लेकर आते हैं तो उनमें रिपल्सन होता है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस चुंबक के लिए कुंडली के पास लेकर आए, पास लाने की वजह से तो ये नॉर्थ पोल बना, और जब ये नॉर्थ पोल बन गया तो ये नॉर्थ पोल इस मैग्नेट को रिपेल करने लगा, धक्का मारने लगा, ठीक है। पास जब आप अगर मैग्नेट को आप पास लेकर नहीं आते कॉइल के तो कभी भी ये नॉर्थ पोल नहीं बनता, केवल मैग्नेट को पास लाने की वजह से ये नॉर्थ पोल बना, और जब ये नॉर्थ पोल बन गया उसके बाद हमें पता नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होता है, रिपल्सन होता है, तो यही नॉर्थ पोल इसके लिए रिपेल करने लगा, धक्का मारने लगा। अब इधर आ जाइए, जब आप मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर लेकर गए तो फ्रंट फेस S बन गया, साउथ बन गया, और साउथ और नॉर्थ के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो ये जो साउथ बना वो इस वाले नॉर्थ को या इस मैग्नेट को खींचने लगा, अट्रैक्ट करने लगा, यानी दूर ले जाने की वजह से तो ये इसमें धारा प्रवाहित हुई, और उसके बाद धारा की दिशा ऐसी हो गई कि वो इसी मैग्नेट को खींचने लगी, अर्थात जिसकी वजह से उत्पन्न हुई, दूर ले जाने की वजह से तो उत्पन्न हुई, और उसी दूर ले जाने का विरोध करने लगी, उसे खींचने लगी। सेम ऐसे ही पास लाने की वजह से जब हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास लेकर आए तब तो धारा उत्पन्न हुई, और जब धारा उत्पन्न हो गई तो उसी नॉर्थ पोल को धक्का मारने लगी, मतलब उसे प्रतिकर्षित करने लगी, तो जिसके कारण उत्पन्न हुई उसी का विरोध करने लगी। वही चीज यहां पर है, साउथ पोल को पास लाने पर तो धारा प्रवाहित हुई, और जब धारा प्रवाहित हो गई तो उसकी दिशा ऐसी हो गई कि वो जो है इसे रिपेल करने लगी, क्योंकि साउथ और साउथ के बीच में रिपल्सन होता है, ये धक्का मारने लगा, ठीक है। ऐसे ही जब इसे दूर लेकर गए तब तो धारा प्रवाहित हुई, और धारा प्रवाहित होने पर ये एन पोल बन गया, और एन और एस के बीच में अट्रैक्शन होता है तो इसे खींचना शुरू कर दिया। तो इस पूरी जो हमारा एक्सपेरिमेंट है या जो ये जो डायग्राम है, इनसे बिल्कुल ये क्लियर हो रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जो उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। पास लाने की वजह से उत्पन्न हुई, उसी को धक्का मारने लगी, या दूर लाने की वजह से उत्पन्न हुई, उसी को खींचने लगी, या पास लाने की वजह से उत्पन्न हुई, उसी को धक्का मारने लगी, ठीक है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जब किसी परिपथ या कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा होती है उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है जो उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो ये लेंज के नियम की व्याख्या। अब हम दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देते हैं, लेंज के नियम द्वारा ऊर्जा संरक्षण। ये क्वेश्चन भी आता है कि सिद्ध कीजिए लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, या जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण को किस प्रकार व्यक्त करता है समझाइए। इसके लिए आप लोग देखिए, यहां जब हम मैग्नेट को पास लेकर आए, जब आप मैग्नेट के लिए कुंडली के पास लेकर जाएंगे तो जब मैग्नेट को कुंडली के पास इस तरीके से लेकर जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो यांत्रिक कार्य हमें करना पड़ेगा, और जो यांत्रिक कार्य करना पड़ा उसी की वजह से इसमें धारा प्रवाहित हुई, अर्थात जो यांत्रिक कार्य था वो किस में बदल गया, विद्युत ऊर्जा में बदल गया। सेम ऐसे ही जब हम मैग्नेट को दूर लेकर गए, जब आप दूर लेकर जाएंगे तब भी कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा, और उसी की वजह से इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हुई, मतलब विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो गई।
तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम किसी मैग्नेट के लिए कॉइल से पास या दूर लेकर आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है और वही यांत्रिक कार्य हमें कुंडली के अंदर विद्युत ऊर्जा के रूप में मिल जाता है। अर्थात जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।